इसीलिए मैंने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद एक घोषणा की कि हम तुष्टीकरण की नीति को नहीं अपनाते हैं, इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, यानी कि कानून के आधार पर, संविधान के प्रावधानों के आधार पर, नीतियों के आधार पर देश चलेगा। और देश चलने में हम धर्म को बीच में नहीं लाएंगे। प्लीज प्लीज उपसभापति महोदय, ये हम लोग के विचार सब लोग जानते हैं। उपसभापति महोदय, मैं सच्चर कमेटी पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं। जब रोटी रोजगार का हम सांप्रदायिकरण करते हैं, जब आर्थिक बातों का सांप्रदायिकरण होता है, तो देश सबसे अंत में वहीं बढ़ता है। जब तक सांप्रदायिकता सामाजिक क्षेत्र में रहती है तो संघर्ष होता है, रिलीजन के, धर्म के क्षेत्र में होता है तो कटुता बढ़ती है, लेकिन जब आर्थिक क्षेत्र में सांप्रदायिकता का प्रवेश होता तो देश बट जाता है। आप 47 का इतिहास देख लीजिए, देश इसलिए बटा था कि हर जगह एक समानांतर बिजनेस चैम्बर बन गया, हर जगह मजदूरों का समानांतर ट्रेड यूनियन बन गया। धर्म के आधार पर जैसे जैसे लोग आर्थिक आधार पर बंटने लगते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, फिर देश के बंटने के लिए सिर्फ भूमि पर सिर्फ एक लाइन खींचना होता है। हम 47 के बाद हिंदुस्तान को उस त्रासदी से, उस यात्रा से गुजारना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया, उसके पीछे कारण क्या है? इस देश की नई पीढ़ियां, posterity of India should not know what was the reason of partition of the country. जिस देश को बांट दिया गया, लाखों लोग घर विहीन हो गए, निर्दोष बच्चे और महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। क्या इस विभीषिका को हम जाने नहीं? क्या हम इतने विवेक शून्य हैं कि यदि जान लेंगे तो हम उस विभीषिका में पुनः प्रवेश कर जाएंगे? दो बातों के लिए जाना जाता है। कुछ लोग इसलिए जानना चाहते हैं कि उनको सांप्रदायिकता फैलाना होता है, हम लोग इसलिए जानना चाहते हैं कि हम ऐसी सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह निर्णय लिया जो 47 से जवाहरलाल नेहरू को लेना चाहिए था, जो बाद के प्रधानमंत्रियों को लेना चाहिए था, नहीं लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि अपने इतिहास को जानो, अपनी विरासत को जानो। देश के, मैं जो सच्चर कमेटी की बात कर रहा था, उसके सचिव थे अबू सलेह शरीफ। उन्होंने 5 अगस्त लगातार पत्राचार डिफेंस मिनिस्ट्री से हुआ। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। आपको आश्चर्य होगा, 3 मूर्ति में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए। मैं सन्न रह गया, मैं इसकी कल्पना नहीं किया। जब लगातार 12 पत्र गए आर्मी को, काइंडली प्रोवाइड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम इन द आर्मी। सम्मानीय जनरल जे सिंह जी सेना अध्यक्ष थे। 5 अगस्त 1905 को, 5 अगस्त 1906 को, सॉरी 2006 को, डिक्शनरी में पढ़ा है ना आपने? 5 अगस्त 2006 को, 5 अगस्त को याद जनरल केडीपी सिंह ने, मेजर जनरल केडीपी सिंह जी ने अबू सलेह शरीफ को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का एक ही चरित्र है, वह देशभक्ति। भारतीय सेना का एक ही सेवा शर्त है। सर, इस पे तो ताली मार सकते हैं, भारत की सेना की बात है। मैं अपने सदन के बेदम बातों पे तालियां नहीं बजेगी। मैं सदन के नेता माननीय पीयूष जी का धन्यवाद देता हूं। क्या उन्होंने सदन का ध्यान इस बात के लिए दिलाया कि ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति से ऊपर होते हैं। तो भारतीय सेना ने जवाब दिया कि हमारा चरित्र देशभक्ति है और हमारी सेवा की शर्त है कि अंतिम सांस तक भारत की संप्रभुता अस्मिता की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त हमारे पास जाति धर्म का कोई संख्यात्मक आधार नहीं। और अंत में भारत की सेना ही एकमात्र संगठन है
जिसने सच्चर कमेटी के सभी प्रकार के अनुरोधों दुराग्रहों के बावजूद स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया। मैं अभी भी भारत की सेना का अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। कुछ समय की सरकार की उस दुराग्रह को, सांप्रदायिकता को, सेना में सांप्रदायिकता के विस्मरण करने को रोकने का काम किया। मैं जनरल जे सिंह जी को इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, समय सीमित है, प्लीज आपस में बात नहीं, प्लीज। समय सीमित है। मैं दो घटनाओं का जिक्र करके बैठना चाहता हूं। पहली बात, देश आजाद हुआ, स्वाभाविक था, भारतीय जनसंघ की संख्या छोटी थी। हमारी भूमिका देश की राजनीति में छोटी पार्टी होने का कारण सूक्ष्म थी। जो स्थूल रूप में थे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, राम मनोहर लोहिया जी। समाजवादी नेता थे जिन्होंने रामायण मेला बाद में शुरू की। राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक स्टेटमेंट, अखबारों को एक स्टेटमेंट जारी किया, सभी अखबारों को, 1947 में अक्टूबर के महीने में 28 अक्टूबर को। घटना यह घटी कि लखनऊ और दिल्ली में दो धर्म के आधार पर कॉन्फ्रेंस हुए, और कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा हुआ, उस इतिहास की घटना को जानिए, उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। हमारे समाजवादी मित्रों को मालूम होगा, स्टेट्समैन 15 दिसंबर 1947 को आप पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 को पढ़ लीजिए। देश बढ़ चुका था, 15 अगस्त 14 अगस्त को पार्टीशन हो चुका था। कराची में सम्मेलन हुआ, भारत के 120 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि गए, जिन्ना ने निर्णय लिया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मद्रास मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होंगे और लियाकत पाकिस्तान के होंगे। जिन्ना ने कहा अपने पैर पर खड़े रहो, अपना नेतृत्व डेवलप करो, मौलाना आजाद से दूर रहो। वहां से निर्देश लेकर आए, उसी पार्टी की विरासत को लेकर हमारे अब्दुल वहाब साहब चल रहे हैं। उस विरासत को फेंक दीजिए, उस विरासत को फेंक दीजिए। आपकी जड़ में, जमीन में आजादी के बाद, प्लीज, आजादी के बाद, प्लीज, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, मत चिल्लाइए, कुछ समझ लीजिए बात को। समझ लीजिए, आपस में बात नहीं, बैठिए, 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 अरे बैठिए, बैठिए, आपस, अरे बैठिए, आपस में बात नहीं, प्लीज। ये सहमत की मीटिंग नहीं है, नो क्रॉस टॉकिंग। ये संसद है, सहमत की मीटिंग नहीं है, प्लीज। ये सहमत की मीटिंग नहीं है, प्लीज। अब्दुल वहाब साहब सामर्थ्यवान हैं अपनी बात को कहने के लिए। अब्दुल वहाब साहब को मैं बताना चाहता हूं, अब्दुल वहाब is there, he will defend himself, please. हाँ, ये विल रिप्लाई, प्लीज, ही विल रिप्लाई, प्लीज। सुन लीजिए, स्टेट्समैन ने वो न्यूज छापा, प्रथम पृष्ठ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व गठित करते हैं। इससे मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को यदि आगे बढ़ना है तो जिस मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वह मंत्र सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वह मंत्र दुनिया के सभी देशों का है। जिन देशों में नस्लवाद है, जिन देशों में रंग भेद है, अपार्थाइड है, जिन देशों में ब्लैक एंड व्हाइट डिवीजन है, सबका साथ, सबका विकास, यह सिर्फ भारत का मंत्र नहीं है, यह वैश्विक मंत्र का इजहार भारत ने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने योग को दुनिया तक पहुंचाया, श्री अन्न को दुनिया तक पहुंचाया, वैसे भारत की इस वसुधैव कुटुंबकम से निकली इस विचारधारा को दुनिया को दिया। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया को दिया गया एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो सभापति महोदय, मैं जो बात कहना चाहता हूं, यह सदन माखौल उड़ाने की जगह नहीं होती। प्लीज, नो नो, इस सदन में हम प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जिस पंथनिरपेक्षता की बात मैं कर रहा हूं, उस पंथनिरपेक्षता को मैं परिभाषित करके सच्चर कमेटी के उस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। सच्चर कमेटी ने अपने भीतर एक उप समिति बनाया था। जो विद्वान हैं वो जाकर पढ़ें और संपर्क करें। उप समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया था? उस उप समिति ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आर डेट्रीमेंटल फॉर द रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। उसने यह भी कहा
कि सभी ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी का गठन करना चाहिए जिससे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। राकेश बसंत उस सदस्य थे सच्चर कमेटी के, वो अहमदाबाद मैनेजमेंट के मेंबर थे। उन्होंने पत्र लिखा, द डिवीजन ऑफ वर्क्स इन सच्चर कमेटी इज लॉपसाइडेड, सम मेंबर्स हैव बीन गिवन वर्क्स व्हिच इज बियॉन्ड द टर्म्स एंड कंडीशन, सम मेंबर्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द वर्क। इसका कोई उत्तर नहीं है। उपसभापति महोदय, सच्चर कमेटी के 400 पृष्ठों का डॉक्यूमेंट पढ़ जाइए, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़िए। वो क्या कहता है कि अस्पतालों में किसी खास धर्म के लोगों को जगह नहीं मिलती, स्कूल के प्रिंसिपल खास धर्म के लोगों को बाहर कर देते। क्या इस देश में एक भी ऐसे इंस्टांस को, घटनाओं को सच्चर कमेटी प्रस्तुत नहीं कर पाई? लेकिन सच्चर कमेटी ने डिवीजन के बीज को बोने का काम किया। जो काम पीरपुर कमेटी किया, शरीफ कमेटी किया, अबुल फैजल कमेटी किया और उसके पहले हंटर कमेटी किया, उसी की विरासत को लेकर सच्चर कमेटी चल रहा था। उस विरासत को हम खारिज करते हैं। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन को नहीं मानते हैं। हम वन नेशन वन पीपुल की अवधारणा को मानते हैं। सब तक अनाज पहुंचेगा, सब तक स्वास्थ्य पहुंचेगा, सबके प्रयास को शामिल किया जाएगा, सबके विश्वास के साथ देश आगे बढ़ेगा, तभी हम भारत के लोग कहलाएंगे, अन्यथा खंडित रूप से हम देखे जाएंगे। और अंत में सिर्फ यह तजामुल हुसैन ही नहीं थे, संविधान सभा में नजीरुद्दीन अहमद थे, संविधान सभा में गुलाम रसूल थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक दूसरे का विश्वास लिया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2022 तक ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में बताइए। जावेद भाई बता रहे थे कि स्कॉलरशिप का बजट कम हो गया। आपको मालूम है सभापति महोदय, एक ही व्यक्ति 4 स्कॉलरशिप लेता था। नाम को का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के एक एक व्यक्ति को 4-4 स्कॉलरशिप मिलता था। भारत सरकार ने ऐसे लोगों को अलग किया तो बजट तो कम हो गए। हमने लोगों को कम नहीं किया। प्लीज उपसभापति महोदय, मैं इसको प्रमाणिक रूप से ऑथेंटिकेट सोमवार को कर दूंगा। He will authenticate. सोमवार को He has told he will authenticate. ये आप जाइए, लोकसभा राज्यसभा के प्रश्न उत्तर में ही आ गए, मुझे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑथेंटिकेट कर दें। जिन लोगों को दर्द होता है, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं से जो समाजवाद के नाम पर महलों में रहकर समाजवाद का नाम लेते थे, विलासिता का जीवन देकर समाजवाद का नाम लेते थे, जो एनजीओ चलाकर इस देश में समाजवादी बनते थे, उन सब के दुकान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। तो देश में हो विदेश में हो, उनके पेट के दर्द को हम समझते हैं और इसके लिए उनके लिए दवा भी हमारे पास है, चिंता ना करें। इसलिए मैं सदन से अपील करता हूं, यह सदन वह है जिसने बाबा साहब अंबेडकर के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर किया था, जिसमें अपने अंतिम भाषण में कहा था, इस देश को खतरा बाहर की ताकतों से नहीं है, आने वाले समय में इस देश की संप्रभुता को खतरा यहाँ के मीर जाफरों और जयचंदों से है। ऐसे मीर जाफर जयचंद से देश बचे, देश सही रास्ते पर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसे कल्याणकारी योजनाओं के साथ आप खड़े होइए, जनता में आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी तो आपका अस्तित्व भी थोड़ा जमेगा। जितना आप विरोध करेंगे आपका अस्तित्व मिटता जाएगा। मिटते हुए अस्तित्व को यदि आप नहीं देख पा रहे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।